नमस्कार साथियों, इस लेक्चर में हम एमसीक्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए एमसीक्यू सेशन हम नर्सिंग की सभी सब्जेक्ट से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज द रिकमेंडेड कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो फॉर ए सिंगल रेस्क्वेयर परफॉर्मिंग अडल्ट सीपीआर। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि सिंगल रेस्क्वेयर द्वारा वयस्क सीपीआर करते समय यानी अडल्ट में सीपीआर करते समय चेस्ट कंप्रेशन और रेस्क्वेयर ब्रीथ्स का सही अनुपात क्या है। ए है इसमें 15:2, बी है 30:2, सी है 5:1, डी है 15:1। तो देखिए इसमें आंसर होगा, सही आंसर है बी 30:2। देखिए यह सही क्यों है, अब हम डिस्कस करेंगे यह सही क्यों है और तीन जो ऑप्शन बचते हैं तुम्हारे वो गलत क्यों हैं। देखिए 30:2 सही क्यों है। वर्तमान बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS गाइडलाइन के अनुसार अडल्ट सीपीआर में सिंगल रेस्क्यूअर द्वारा 30 यानी 30 चेस्ट कंप्रेशन के बाद 2 रेस्क्यूअर ब्रीथ्स दिए जाते हैं, इसलिए सही अनुपात 30:2 होता है। बाकी विकल्प जो दिए गए हैं तीन वो गलत क्यों हैं। ए है 15:2 यानी यह अडल्ट सिंगल रेस्क्यूअर सीपीआर का सही अनुपात नहीं है। सी 5:1 यह वर्तमान बेसिक लाइफ सपोर्ट गाइडलाइंस में उपयोग नहीं किया जाता है। डी 15:1 यह भी एडल्ट सीपीआर के अनुसार अनुशंसित अनुपात नहीं है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं विच ट्रेज टैग इज असाइंड टू ए डेड विक्टिम ड्यूरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट में मृत व्यक्ति को कौन सा ट्रेज टैग दिया जाता है। ए है रेड टैग, बी है येलो टैग, सी है ग्रीन टैग और डी है ब्लैक टैग। तो देखिए इसमें आंसर है ब्लैक टैग। देखिए यह सही क्यों है और जो तीन विकल्प जो दिए हैं वो गलत क्यों हैं। देखिए डिजास्टर ट्रेज में ब्लैक टैग उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनकी मृत्यु हो चुकी हो या जिनके जीवित बचने की संभावना बहुत कम हो। इसका उद्देश्य सीमित संसाधनों का उपयोग उन मरीजों के लिए करना है जिनकी जान बचाई जा सकती है। ठीक है, देखिए डिजास्टर ट्रेज में ब्लैक टैग है उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जिनके जीवित बचने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाकी जो तीन विकल्प हैं वो गलत क्यों हैं। देखिए एक ही बात करें तो रेड टैग यह गंभीर मरीजों के लिए होता है जिन्हें तुरंत उपचार इमीडिएट ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। बी है येलो टैग, यह उन मरीज के लिए होता है जिनका उपचार थोड़ी देर बाद यानी डिले ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ठीक है, सी है ग्रीन टैग, यह हल्की चोट माइनर इंजरी वाले मरीज के लिए होता है जो स्वयं चल फिर सकते हैं। तो ये तीन विकल्प क्यों गलत हैं हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट एमसीक्यूज है। देखिए व्हाट शुड बी द फर्स्ट एक्शन व्हेन ए अडल्ट पर्सन इन फाउंड अनकॉन्शियस। यदि कोई वयस्क व्यक्ति अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस अवस्था में मिले तो सबसे पहले क्या कदम होगा या पहला कदम क्या होगा। ए स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन इमीडिएटली, बी चेक रेस्पॉन्सिवनेस एंड एंश्योर सेफ्टी, सी गिव वाटर, डी टू चेक प्रेशर फर्स्ट। तो हम बात करें इसका आंसर होगा सही बी चेक रेस्पॉन्सिव एंड एंश्योर सेफ्टी। रेस्पॉन्सिवनेस जांच तथा स्थान की सुरक्षा सेफ्टी सुनिश्चित करना। यह बी जो आंसर है वो सही क्यों है इसकी हम बात करें
तो देखिए बेसिक लाइफ सपोर्ट में सबसे पहले अपनी और मरीज की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। इसके बाद मरीज की प्रतिक्रिया रेस्पॉन्सिवनेस जांची जाती है। यदि मरीज प्रतिक्रिया नहीं देता है तभी आगे की बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रक्रिया शुरू की जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बाकी जो 3 विकल्प दिए हैं वो गलत क्यों हैं। देखिए ये है स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन इमीडिएटली। पहले मरीज की प्रतिक्रिया और श्वास की जांच करना आवश्यक है। पहला जो पॉइंट कह रहा है सबसे पहले क्या करना है, मरीज की प्रतिक्रिया और जो श्वास है उसकी जांच करना, तो ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं करना है। मैंने आंसर बता दिया आपको। सी है गिव वाटर। अचेत यानी अनकॉन्शियस व्यक्ति को कभी भी पानी या कोई तरल पदार्थ नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो ये भी गलत है। डी चेक ब्लड प्रेशर फर्स्ट, यानी मैं बात करूं ये गलत क्यों है कि आपातकालीन स्थिति में ब्लड प्रेशर जांचना पहला कदम नहीं होता है। ठीक है, और ये कह रहा है चेक ब्लड प्रेशर फर्स्ट, यानी पहले फर्स्ट में क्या करना है, ब्लड प्रेशर चेक करना है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट हम बात करें, एमसीक्यूज है नेक्स्ट। विच एथिकल पार्ट प्रिंसिपल रेफर्स टू टेलिंग द ट्रुथ टू द पेशेंट। रोगी को सत्य जानकारी देना किस एथिकल प्रिंसिपल यानी नैतिक सिद्धांत को दर्शाता है। ये है फेडिलिटी, बी है वेरासिटी, सी है जस्टिस, डी है बेनिफिसेंस। तो देखिए आंसर की बात करें इसमें, तो आंसर है, सही उत्तर है बी वेरासिटी। वेरासिटी रोगी को सत्य एवं सही जानकारी देना। वेरासिटी का मतलब है जो भी मरीज है उसको सत्य और सही जानकारी देना। तो देखिए जो नेक्स्ट जो 3 विकल्प हैं वो गलत क्यों हैं। वेरासिटी का अर्थ है रोगी को उसकी बीमारी, उपचार और देखभाल से संबंधित सत्य, सही और पूर्ण जानकारी देना। इससे रोगी और नर्स के बीच ट्रस्ट बना रहता है। बाकी जो 3 गलत क्यों है कि ये है फेडिलिटी। फेडिलिटी इसका अर्थ है वादा निभाना, कीपिंग प्रॉमिस, सत्य बोलना नहीं। सत्य बोलना नहीं यानी वादा निभाना, इसमें क्या सत्य नहीं बोलना, ये फेडिलिटी है। तो मैंने वेरासिटी में क्या है, सत्य बोलना, पूरी जानकारी देना, पूरी तरीका से पेशेंट को समझाना, सत्य ही बताना, ये वेरासिटी है। तो इसका आंसर ये नहीं होगा, तो ये इसलिए गलत है। सी है जस्टिस, इसका अर्थ है सभी मरीजों के साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार करना। देखिए क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा है। जस्टिस का मतलब है, इसका अर्थ है सभी मरीजों के साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार करना, जस्टिस। डी बेनिफिसेंस, इसका अर्थ है रोगी की भलाई के लिए कार्य करना, डॉगिंग गुड, सत्य बोलना नहीं। यानी का मतलब वैसे ही बेनिफिसेंस का अर्थ है रोगी की भलाई के लिए कार्य करना, डॉगिंग गुड, लेकिन सत्य बोलना नहीं, ये बेनिफिसेंस होता है। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट एमसीक्यूज की, तो देखिए विच क्रैनियल नर्व इज एज द ट्रोक्लियर नर्व। ट्रोक्लियर नर्व कौन सी क्रैनियल नर्व कहलाती है। थर्ड क्रैनियल नर्व यानी ए है थर्ड क्रैनियल नर्व, बी है फोर्थ क्रैनियल नर्व, सी है फिफ्थ क्रैनियल नर्व, डी है सिक्स क्रैनियल नर्व। इसका आंसर है बी फोर्थ क्रैनियल नर्व, सी एन फोर्थ। ट्रोक्लियर नर्व चौथी क्रैनियल नर्व को कहते हैं। देखिए इसे क्यों कहते हैं, सही क्यों है, जानने की कोशिश करेंगे। ट्रोक्लियर नर्व चौथी क्रैनियल नर्व होती है। यह सुपीरियर ऑब्लिक मसल, जो सुपीरियर ऑब्लिक मसल होती हैं को नियंत्रित करती है, जिससे आंख नीचे और अंदर और घूमती है। क्या करती है, सुपीरियर ऑब्लिक मसल है उसको नियंत्रित करती है, साथ ही इसके कारण आंख नीचे और अंदर की ओर घूमती है। बाकी जो 3 विकल्प दिए हैं वो विकल्प गलत क्यों हैं। ये है इसमें थर्ड क्रेनियल नर्व। तो देखिए थर्ड क्रेनियल नर्व की बात करें तो यह ऑक्यूलोमोटर नर्व है। ठीक है, फिफ्थ सी फिफ्थ क्रेनियल नर्व, यह ट्राइजेमिनल नर्व है जो चेहरे की संवेदना और
चबाने की मांसपेशियों को नियंत्रित करती है। फिफ्थ क्रेनियल नर्व ट्राइजेमिनल नर्व है जो चेहरे की संवेदना और चबाने की मांसपेशियों को नियंत्रित करती है। डी सिक्स्थ क्रेनियल नर्व यह एब्डुसेंस नर्व है जो आंख को बाहर लेटरल साइड की ओर घुमाती है। इसलिए ये तीनों विकल्प गलत हैं। उसमें फोर्थ क्रेनियल नर्व पूछी तो आंसर उसका बी गया। नेक्स्ट हम बात करें सिक्स यानी जो नेक्स्ट है एमसीक्यूज उसकी हम बात करें। विच ऑर्गन स्टोर्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम किस अंग में संग्रहित रहता है? लीवर, बोन्स एंड टीथ, किडनी, मसल्स। तो इसका आंसर है बी बोन्स एंड टीथ। हड्डियां और दांतों में कैल्शियम स्टोर्स रहता है। यह सही क्यों है? मानव शरीर का लगभग 99% कैल्शियम हड्डियों और दांतों में संग्रहित रहता है। यह हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है तथा शरीर में कैल्शियम का मुख्य भंडार होता है। बाकी जो तीन जो विकल्प दिए हैं वो गलत क्यों हैं उसकी भी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये है लीवर। तो देखिए लीवर की बात करें तो यकृत कैल्शियम का मुख्य भंडार जो भंडारण स्थल नहीं है। किडनी की बात करें तो किडनी कैल्शियम के संतुलन को बनाए रखती है लेकिन उसका मुख्य भंडारण नहीं करती है। मसल की बात करें तो मसल मांसपेशियों में बहुत कम मात्रा में कैल्शियम होता है। मसल में बहुत कम मात्रा में कैल्शियम होता है जो केवल मसल कॉन्ट्रैक्शन में प्रयोग होता है। ये बात हमने तीनों विकल्प की कर ली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाय इनवॉलेंटरी यूरिनेशन ड्यूरिंग स्लीप इन चिल्ड्रन। बच्चों में नींद के दौरान अनैच्छिक मूत्र त्याग यानी बेड वेटिंग को क्या कहा जाता है? ए डिसूरिया, बी एनुरेसिस, सी पॉलीयूरिया, डी हेमेचूरिया। तो देखिए इसका सही उत्तर की बात करें वो है एनुरेसिस। एनुरेसिस क्या है? हिंदी में इसे अनैच्छिक मूत्र त्याग या बेड वेटिंग कहते हैं। अब ये सही क्यों है इसकी जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। एनुरेसिस वह स्थिति है एनुरेसिस क्या है? वह स्थिति है जिसमें बच्चा नींद के दौरान अनजाने अनजाने में बिस्तर पर पेशाब कर देता है। इसे सामान्य भाषा में बेड वेटिंग कहा जाता है। बाकी जो तीन विकल्प दिए हैं वो गलत क्यों हैं चलिए डिस्कस करते हैं। ए है डिसयूरिया। डिसयूरिया का मतलब होता है पेशाब करते समय दर्द या जलन का होना। सी है पॉलीयूरिया, सामान्य से अधिक मात्रा में मूत्र बनना। और डी है हेमेचूरिया, मूत्र में रक्त ब्लड यानी मूत्र में ब्लड का पाया जाना। ये तीनों विकल्प हमने डिस्कस किए हैं वो इस तरीके से इनका अर्थ होता है। नेक्स्ट हम एमसीक्यू डिस्कस करें। व्हाट इज द फर्स्ट एड मैनेजमेंट फॉर ए कॉन्शियस एडल्ट विद सीवियर चोकिंग हु इज अनेबल टू स्पीक और कप। यदि कोई कॉन्शियस वयस्क यानी अडल्ट गंभीर चोकिंग के कारण न बोल पा रहा हो और न खांस पा रहा हो तो सबसे पहला प्राथमिक उपचार क्या होगा? ये है एनकरेज द पर्सन टू ड्रिंक वाटर। बी है परफॉर्मिंग एब्डोमिनल थ्रस्ट यानी हेमेल्च मैन्युअर। सी ले द पर्सन फ्लैट इमीडिएटली। डी गिव माउथ टू माउथ ब्रीथिंग फर्स्ट। देखिए इसका सही उत्तर इसका बी है परफॉर्म एब्डोमिनल थ्रस्ट हिमेल्च मैन्युअर। एब्डोमिनल थ्रस्ट यानी हिमेल्च मैन्युअर करना। अब बात करें ये सही क्यों है और तीन विकल्प गलत क्यों हैं। देखिए सही क्यों है उसकी बात करें। यदि व्यक्ति न बोल पा रहा हो और न खांस पा रहा हो तो उसकी एयरवे लगभग पूरी तरह ब्लॉक हो चुकी होती है। ऐसी स्थिति में हिमेल्चुंग मैनुअर एब्डोमिनल थ्रस्ट करने से फंसी हुई वस्तु बाहर निकलने में मदद मिलती है।
फीमेल जो मैन्युअर जब करते हैं, इससे क्या है, फंसी हुई जो वस्तु एयरवे में फंसी है वो बाहर निकलने में मदद मिलती है। बाकी जो 3 विकल्प दिए हुए हैं वो गलत क्यों हैं, जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये है एनकरेज द पर्सन टू ड्रिंक वाटर। ये कह रहा है, देखिए इसकी बात करें, ये गलत क्यों है, क्योंकि चॉकिंग के दौरान पानी पिलाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जब पानी पिएंगे तो वो फंसी हुई वस्तु अंदर जा सकती है। सी है ले द पर्सन फ्लैट इमीडिएटली। सचेत व्यक्ति को पहले हेल्चो मैनुअर दिया जाता है, तुरंत नहीं लेटाया जाता। ठीक है, जी कह रहा है पर्सन को फ्लैट लेटा दो तुरंत, पर लेकिन ऐसा नहीं होता है। अनकॉन्शियस पेशेंट में हेल्च मैनुअर दिया जाता है और उसे तुरंत नहीं लेटाया जाता। ठीक है, डी है गिव माउथ टू माउथ ब्रीथिंग फर्स्ट, यानी ये कह रहा है फर्स्ट उसको ब्रीथ माउथ टू माउथ दे दें, लेकिन जब तक एयरवे साफ नहीं होती माउथ टू माउथ ब्रीथ देना प्रभावी नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच सीक्वेंस इज करेक्ट फॉर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का सही क्रम क्या है। ए है इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन। बी है इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन, परकशन, पाल्पेशन। सी है पाल्पेशन, इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकशन। डी है ऑस्कल्टेशन, इंस्पेक्शन, परकशन, पाल्पेशन। तो इसका सही आंसर है बी। देखिए क्रम आप याद रखें, सही आंसर है बी। इंस्पेक्शन करेंगे, ऑस्कल्टेशन करेंगे, परकशन करेंगे, तब देन पाल्पेशन किया जाता है। इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकशन और पाल्पेशन। सही ये क्यों है, इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में सबसे पहले इंस्पेक्शन, फिर ऑस्कल्टेशन स्टेथोस्कोप से सुनना, उसके बाद परकशन यानी थपथपाकर जांच करना, और अंत में पाल्पेशन छूकर जांच की जाती है। यदि पहले पाल्पेशन या परकशन करेंगे तो बाउल साउंड प्रभावित हो सकते हैं। अब बाकी जो 3 विकल्प हैं वो गलत क्यों हैं। ए पाल्पेशन ऑस्कल्टेशन से पहले नहीं की जाती, यानी पाल्पेशन ऑस्कल्टेशन पहले नहीं की जाती क्योंकि बाउल साउंड डिस्टर्ब हो सकते हैं। सी एग्जामिनेशन हमेशा इंस्पेक्शन से शुरू होता है और पाल्पेशन से नहीं। एग्जामिनेशन क्या है, इंस्पेक्शन से शुरू होता है, पाल्पेशन से नहीं होता है। डी ऑस्कल्टेशन इंस्पेक्शन से, देखिए ऑस्कल्टेशन है वो इंस्पेक्शन से पहले नहीं की जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करें हम, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स नर्सिंग एजुकेशन स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। भारत में नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग शिक्षा के मानकों को कौन सा संगठन नियंत्रित करता है। ए नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी, बी इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग आईएनसी, सी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीआई, डी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एमओएचएफडब्ल्यू। आंसर है इसमें आईएनसी। कौन करता है, आईएनसी। तो आंसर जाएगा इसमें बी इंडियन नर्सिंग काउंसिल आईएनसी। क्यों सही है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल भारत में नर्सिंग एजुकेशन के मानकों, पाठ्यक्रम है ना, सर्कुलम और नर्सिंग संस्थानों की मान्यता रिकॉग्निशन निर्धारित करता है। इसलिए यह नर्सिंग एजुकेशन का मुख्य नियामक यानी रेगुलेटरी बॉडी कहलाता है। बात करें हम नेक्स्ट जो 3 विकल्प है वो गलत क्यों है, कि एनएमसी क्या है। एनएमसी यह मेडिकल एजुकेशन को नियंत्रित करता है, नर्सिंग एजुकेशन को नहीं करता है। सीएमसीआई यह पूर्व मेडिकल रेगुलेटरी बॉडी थी जिसे अब एनएमसी ने रिप्लेस कर दिया है। डी है डीएमओएचएफडब्ल्यू, यह स्वास्थ्य नीतियां बनाता है लेकिन नर्सिंग एजुकेशन का नियामक संगठन नहीं है। तीनों गलत हो गए। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट एमसीक्यूज की, तो विच कंडीशंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय persistent vomiting during pregnancy leading to dehydration and electrolyte imbalance। गर्भावस्था में प्रेगनेंसी में लगातार
उल्टी होने के कारण डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की स्थिति को क्या कहा जाता है? ए है मॉर्निंग सिकनेस, बी है हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम, सी है गैस्ट्राइटिस, डी है गैस्ट्रोएंटेराइटिस। आंसर की बात करें हम, इसका सही आंसर है बी, हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम। यह सही क्यों है? तो हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम गर्भावस्था में होने वाली अत्यधिक और लगातार उल्टी की स्थिति है। इससे डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और वेट लॉस होता है या हो सकता है। इसलिए इसका समय पर उपचार आवश्यक है। तीन विकल्प गलत क्यों हैं उनको भी समझ लेते हैं। ए का मतलब, ए में मॉर्निंग सिकनेस यानी इसमें सामान्य मितली और हल्की उल्टी होती है, गंभीर डिहाइड्रेशन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। सी है गैस्ट्राइटिस, यह पेट की अंदरूनी परत की सूजन है, गर्भावस्था की गंभीर उल्टी नहीं है, यानी यह गर्भावस्था में गंभीर उल्टी होना नहीं है, ये पेट के जो इनर लेयर होती है उसकी सूजन है, यानी इन्फ्लामेशन गैस्ट्रिक लेयर, यानी यह पेट की अंदरूनी परत की सूजन है। और डी की बात करें गैस्ट्रोएंटेराइटिस, यह पेट और आंत का संक्रमण है जिसमें उल्टी के साथ दस्त भी हो सकते हैं। तो ये तीनों विकल्प इसलिए गलत हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द नॉर्मल प्रोसेस बाय विच द यूट्रस रिटर्न्स टू इट्स प्री प्रेगनेंसी साइज आफ्टर चाइल्ड बर्थ कॉल्ड। प्रसव यानी चाइल्ड बर्थ के बाद गर्भाशय यानी यूट्रस का अपने सामान्य आकार में वापस आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए है डायलेशन, बी है इन्वोल्यूशन, सी है इफेसमेंट और डी है ओवुलेशन। इसका सही आंसर क्या है? सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर की बात करें वो है इन्वोल्यूशन। यह सही क्यों है? इन्वोल्यूशन वह सामान्य प्रक्रिया है जिसमें प्रसव के बाद गर्भाशय धीरे धीरे अपने गर्भावस्था से पहले के सामान्य आकार और स्थिति में वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया सामान्यतः लगभग 6 सप्ताह में पूरी होती है। बाकी जो तीन विकल्प दिए हुए हैं वो गलत क्यों माने गए हैं? देखिए, डायलेशन की बात करें, डायलेशन ए में डायलेशन दिया है, यह प्रसव के दौरान सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा के खुलने की प्रक्रिया होती है डायलेशन। इफेसमेंट, यह प्रसव से पहले सर्विक्स के पतला और छोटे होने की प्रक्रिया होती है। डी ओवुलेशन, यह ओवरी अंडाशय से अंडाणु ओवम निकलने की प्रक्रिया है। हमने आंसर इसमें डिस्कस कर लिया है। इनवोल्यूशन यानी आपको मैंने बता दिया है, तीन जो गलत हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट हम एमसीक्यू डिस्कस करें, विच कंजेनाइटल डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय हाइपरट्रॉफी ऑफ द पाइलोरिक स्फिंक्टर। देखिए, पाइलोरिक स्फिंक्टर की मांसपेशियों के असामान्य रूप से मोटा यानी हाइपरट्रॉफी होने से कौन सा जन्मजात यानी कंजेनाइटल रोग होता है, कंजेनाइटल डिजीज होती है? ए इंस्टूससप्शन, बी पाइलोरिक स्टीनोसिस, सी हर्पिक्स डिजीज, हर्पिक्स डिजीज के बोलते हैं इसको, डी सीलियक डिजीज। आंसर की बात करें स्प्रिंग्स डिजीज, सीलियक डिजीज, और इसका सही आंसर की बात करें, सही आंसर है इसका बी, पाइलोरिक स्टीनोसिस। यह सही क्यों है? पाइलोरिक स्टीनोसिस में पाइलोरिक स्फिंक्टर की मांसपेशियां मोटी हो जाती हैं जिससे भोजन स्टोमक से ड्यूरेनम में नहीं जा पाता है। इसका सबसे प्रमुख लक्षण है प्रोजेक्टाइल नॉन बिलियस वोमिटिंग। ये कई क्वेश्चनों में कई बार पूछा गया है, सही एग्जाम्स जो पेपर होते हैं उनमें पूछा गया है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, जो कि नॉन बिलियस वोमिटिंग होती है। बाकी जो तीन विकल्प हैं वो गलत क्यों हैं? इंस्टूससन का मतलब है इसमें आंत का एक भाग दूसरे आंत के अंदर चला जाता है। सी है स्प्रंक्स डिजीज, इसमें बड़ी आंत में गैंग्लियन सेल्स अनुपस्थित होते हैं जिससे गंभीर कब्ज होता है। डी सीलियक डिजीज, यह ग्लूटेन से संबंधित
ऑटो इम्यून डिजीज है, पाइलोरिक मसल की हाइपरट्रॉफी से नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, देखिए नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करें तो विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग प्री ऑपरेटिव पेशेंट एजुकेशन। ऑपरेशन प्री ऑपरेटिव से पहले पेशेंट को कौन सी नर्सिंग एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण दी जाती है, इम्पोर्टेंट क्या नर्सिंग एजुकेशन है? ए एडवाइजिंग कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर 1 वीक, बी टीचिंग डीप ब्रीथिंग कपिंग एंड लेग एक्सरसाइजेज, सी रेस्ट्रिक्टिंग ओरल फ्लूइड्स फॉर 48 आवर, डी स्टार्टिंग एंटीबायोटिक्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, बिना बिना प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट हम इसके आंसर की बात करें, यानी इसके उत्तर की सही उत्तर क्या है इसका, तो बी टीचिंग डीप ब्रीथिंग कपिंग एंड लेग एक्सरसाइजेज। सही क्यों है? ऑपरेशन से पहले जो पेशेंट है, रोगी है, रोगी को डीप ब्रीथिंग कपिंग और लेग एक्सरसाइज सिखाई जाती है। इससे ऑपरेशन के बाद फेफड़ों के संक्रमण, निमोनिया, एटलेक्टेसिस और डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीवीटी जैसी जटिलताओं का खतरा कम हो जाता है। बाकी जो 3 विकल्प हैं उनकी बात करें, वो गलत क्यों हैं? तो देखिए कंप्लीट बेड रेस्ट, ऑपरेशन से पहले 1 सप्ताह का पूर्ण बेड रेस्ट आवश्यक नहीं होता है। सी रेस्ट्रिक्ट ओरल फ्लूइड फॉर 48 आवर, 48 आवर तक पानी या तरल बंद करना सही नहीं है। केवल डॉक्टर द्वारा बताए गए एनपीओ समय का पालन किया जाता है। डी स्टार्टिंग एंटीबायोटिक्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, एंटीबायोटिक केवल डॉक्टर के आदेश आदेश पर ही दी जाती है, लेकिन यहाँ पर बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी एंटीबायोटिक स्टार्ट नहीं करनी है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी डेवलप्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए वैक्सीन। वैक्सीन लगने के बाद किस प्रकार की इम्यूनिटी विकसित होती है, प्रतिरक्षा विकसित होती है? ए नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, बी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, सी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, डी आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आंसर की बात करें कि सही आंसर, सही उत्तर क्या है, तो बी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। सही क्यों है? वैक्सीन शरीर की इम्यून सिस्टम को सक्रिय करके एंटीबॉडीज और मेमोरी सेल बनाती हैं। इसलिए वैक्सीन से प्राप्त प्रतिरक्षा को आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है। ठीक है, अब बाकी जो 3 विकल्प दिए हैं वो गलत क्यों हैं? ये है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, यह माँ से शिशु को प्लेसेंटा या ब्रेस्ट मिल्क के माध्यम से मिलती है। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी माँ से शिशु को प्लेसेंटा या ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा मिलती है। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी यह किसी बीमारी से प्राकृतिक रूप से संक्रमण होकर ठीक होने पर विकसित होती है। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, इसमें पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज यानी इम्यूनोग्लोबिन हुई, एंटी सीरम हुए, बाहर से दी जाती है, वैक्सीन नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हम डिस्कस करें, नेक्स्ट है व्हाट इज द रिकमेंडेड फर्स्ट एड मेजर इमीडिएटली आफ्टर ए डॉग बाइट। कुत्ते डॉग के काटने के तुरंत बाद कौन सा फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ये है अप्लाई टर्मेरिक पाउडर टू द वुंड, बी wash the wound thoroughly with running water and soap for at least 15 minutes, C cover the wound tightly with a bandage, D apply ice directly over the wound। तो सही आंसर इसका क्या है जानने की कोशिश करते हैं। इसका सही उत्तर है बी wash the wound thoroughly
विद न रनिंग वाटर एंड सोप फॉर एट लीस्ट 15 मिनट्स। घाव को कम से कम 15 मिनट तक बहते पानी और साबुन से अच्छी तरह धोना। बाकी जो 3 विकल्प दिए हैं उनकी भी बात करेंगे गलत क्यों हैं। पहली बात करते हैं ये सही क्यों हैं। इसमें बी है, जो बी आंसर है इसमें वो सही क्यों है। देखिए डॉग बाइट की बात सबसे पहले फर्स्ट जो ऐड होता है, घाव को कम से कम 15 मिनट तक साबुन और बहते पानी से धोना है। इससे रेबीज वायरस की मात्रा कम होती है और संक्रमण का खतरा घटता है। बाकी जो 3 जो विकल्प होते हैं वो गलत क्यों हैं। ये है अप्लाई टर्मरिक पाउडर। टर्मेरिक जो पाउडर अप्लाई करने की बोल रहा है, तो क्यों है ये गलत। घाव पर हल्दी या कोई घरेलू पदार्थ नहीं लगाना चाहिए, पहले तो ये ठीक है। सी है इसमें कवर द हुंड टाइटली। देखिए पहले घाव को अच्छी तरह से धोना आवश्यक है, तुरंत कसकर नहीं बांधना चाहिए। ये कस टाइटली हुंड को कवर करने की बोल रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना है। डी है अप्लाई आइस डॉग बाइट, यानी अप्लाई आइस डॉग बाइट में बर्फ लगाना अनुशंसित फर्स्ट एड नहीं है, यानी डॉग बाइट कर दी तो उसमें बर्फ लगाना ये उचित कारण नहीं है, यानी उचित जो फर्स्ट एड नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हु इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। मॉडर्न नर्सिंग आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक यानी फाउंडर किसे माना जाता है। ए है क्लेरा बॉटन, बी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सी है वर्जीनिया हेंडरसन और डी है डोरोथिया ओरम। तो इसका सही आंसर की बात करें तो इसका सही उत्तर है बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल यह सही क्यों है। देखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल को फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग और लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। उन्होंने उन्होंने क्रीमियम बार के दौरान नर्सिंग सेवाओं में सुधार किया तथा आधुनिक नर्सिंग शिक्षा की नींव रखी थी, इसलिए इन्हें फाउंडर कहा गया, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। बाकी जो 3 विकल्प की हम बात कर लेते हैं, तो देखिए ए है इसमें क्लेरा बॉटन। इन्होंने क्या अमेरिकन रेड क्रॉस की स्थापना की थी, मॉडर्न नर्सिंग की स्थापना नहीं की थी। इन्होंने अमेरिकन रेड क्रॉस की स्थापना की थी। सी की बात करें वर्जीनिया हेंडरसन, इन्होंने नर्सिंग नीड थ्योरी दी थी, लेकिन मॉडर्न नर्सिंग की संस्थापक नहीं है ये। डी की बात करें डोरोथिया ओरम, इन्होंने सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी दी थी, सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी दी थी, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग नहीं। ओके नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रिकमेंडेड एंटीनेटल केयर एएनसी कॉन्टैक्ट्स अकॉर्डिंग टू द करेंट डब्ल्यूएचओ रिकमेंडेशन। डब्ल्यूएचओ की वर्तमान अनुशंसा के अनुसार गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी में न्यूनतम कितने एंटीनेटल केयर देखना एएनसी कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये है इसमें 4 कॉन्टैक्ट्स, बी है 6 कॉन्टैक्ट्स, सी है 8 कॉन्टैक्ट्स, डी है 10 कॉन्टैक्ट्स। तो सही आंसर की बात करें तो इसमें सही आंसर है 8 कॉन्टैक्ट्स, यानी 8 एएनसी कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। सही क्यों है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार गर्भवती महिला को कम से कम 8 एएनसी कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। इससे मां और शिशु के स्वास्थ्य की नियमित जांच, जटिलताओं की समय पर पहचान तथा सुरक्षित गर्भावस्था सुनिश्चित होती है। बाकी जो 3 विकल्प हैं वो हैं ए 4 कॉन्टैक्ट्स, यह डब्ल्यूएचओ की पुरानी अनुशंसा यानी ओल्ड रिकमेंडेशन थी। 6 डब्ल्यूएचओ ने 6 एएनसी कॉन्टैक्ट्स की अनुशंसा ही नहीं की। और 10 डब्ल्यूएचओ द्वारा न्यूनतम 10 एएनसी कॉन्टैक्ट्स की अनुशंसा ही नहीं की गई है। और इसमें लास्ट एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। निम्नलिखित में से मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का सबसे सही वर्णन कौन सा है। ए है इट डील्स ओनली विद सर्जिकल प्रोसीजर्स, बी है इट प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव nursing care to adult patients with medical and surgical disorder, C है it focuses only on emergency care, D है it is limited to intensive care unit only। सही आंसर की बात करें
तो बी है इट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर टू अडल्ट पेशेंट विद मेडिकल एंड सर्जिकल डिसऑर्डर्स। सही क्यों है? मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में केवल सर्जरी ही नहीं बल्कि मेडिकल और सर्जिकल दोनों प्रकार के अडल्ट पेशेंट की समग्र कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर की जाती है। इसमें असेसमेंट, ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन और पेशेंट एजुकेशन भी शामिल होती है। नेक्स्ट ये 3 जो विकल्प हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं। ये इट डील्स ओनली विद सर्जिकल प्रोसीजर। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग केवल सर्जिकल पेशेंट तक सीमित नहीं है। इट फोकसेज ओनली ऑन इमरजेंसी केयर। ये इमरजेंसी केवल पर यानी इमरजेंसी केयर का केवल एक भाग है, पूरा विषय नहीं है। ये सिर्फ इमरजेंसी केयर की बात कर रहा है। डी इट इज लिमिटेड टू इंटेंसिव केयर यूनिट ओनली। यह केवल आईसीयू तक सीमित नहीं है बल्कि वार्ड, ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू आदि सभी विभागों में लागू होता है। बस इस लेक्चर में हमने एमसीक्यू डिस्कस किए हैं जो कि ऑल ओवर नर्सिंग सब्जेक्ट से हम ये एमसीक्यू डील कर रहे हैं। बारी बारी से इसी प्रकार हम डील करते रहेंगे। अभी आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।